नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप पिछले कुछ समय से क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए मैं कुछ क्लासेस इंडियन पॉलिटी की लेकर के आ रहा हूं। और वो क्लासेस वैसी है कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी कोर्स परचेज नहीं कर रखा है और अगर आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक है तो थोड़ा सा आपका वीक है या फिर उसको समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो मैं उसी तरह के टॉपिक्स को यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं और उनकी कंप्लीट थ्योरी आपके सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपने पहले भी देखा होगा तो दो क्लास मैंने करवाई थी, जिसमें एक क्लास तो थी नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर की, और एक मैंने विधिक अधिकार की करवाई थी जिसमें राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को के साथ में वहां पर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। और मैंने आप लोगों से वहां भी कहा था कि आप लोग जितना प्यार देंगे, आप लोग जितने अच्छे अच्छे कमेंट यहां पर करेंगे, उतना ही संभावना होगी कि आपके और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन पर क्लास आएगी। और ये मान के चलो कि अगर ये क्लासेस आप लोगों ने बहुत ठीक से देख ली तो आपके एग्जाम में इनसे काफी हेल्प मिलेगी। और साथ ही में आप लोगों को अगर टेक्स्ट भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये मान के चलो कि आपका जो पेपर है वो इनसे बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो जैसे पिछली क्लास में हमने दो तीन टॉपिक्स पर बात की थी, उसी तरीके से आज की क्लास में जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, वो है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। देखो, अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो उस सिलेबस में क्या है कि आपकी जब इंडियन पॉलिटी के सिलेबस की जहां से शुरुआत होती है वहीं पर लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 और 1935 के नाम से। यानी जो संवैधानिक इतिहास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जो चार्टर अधिनियम है, जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, वो सभी बिल्कुल भी हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें सिर्फ दो ही एक्ट पढ़ने हैं, एक तो है 1919 का अधिनियम और एक है 1935 का अधिनियम। देखो, इसके अलावा अगर आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की बात करोगे तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलो कि ये टॉपिक आपके लिए उतना ही यूजफुल रहने वाला है जितना सब इंस्पेक्टर के लिए रहने वाला है, क्योंकि आरपीएससी जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगी तो ये मान के चलो कि हम लगभग सारे प्रश्नों को यहां पर कवर कर लेंगे। अब देखो, जैसे अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी या फिर एसआई का और भी कोई ऐसा सिलेबस सब्जेक्ट है जो आपको थोड़े से समझने में दिक्कत हो रही है या फिर उसका आप कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो, तो क्वालिटी एजुकेशन के जो ऐप है उस पर एसआई का एमसीक्यू बैच चल रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि राजस्थान पॉलिटी भी मैं करवा रहा हूं, इंडियन पॉलिटी भी मैं करवा रहा हूं, और एक अच्छा खासा हिस्सा हमने वहां पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया और राजस्थान पॉलिटी तो ये मान के चलो हमारी वहां पर कंप्लीट हो गई। तो ये कोर्स अगर आप चाहते हैं अपने रिवीजन करना बहुत बेहतरीन तरीके से तो ये GS21 कूपन कोड है, इसको आप यूज कर सकते हो। वहां पर कोर्स जब भी आप परचेज करोगे तो वहां पर आपको 21% इसका ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो विजेंद्र सर का आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा, नरेंद्र सर का गाइडेंस मिलता रहेगा, साथ ही में जितने भी जो टीचर हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो सभी आपका कंप्लीट वहां पर रिवीजन करवा देंगे। तो ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो, बस ये GS21 कूपन कोड आप यहां पर याद रखना। अब देखो, हमारे सामने पहला अधिनियम कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से। अब देखो, जब भी इस तरह का कोई भी टॉपिक आता है तो उसकी एक रणनीति होती है। जैसे अगर आप कहने लग जाएं कि सर हम तो पूरा अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद हैं, 321 के आसपास अनुच्छेद हैं। तो यह तो हो नहीं सकता कि मैं 321 अनुच्छेद आपको पढ़ा दूं, लेकिन जिस तरीके से आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है तो उनका कोई भी भरोसा नहीं है कि हो सकता है कि वो कहीं से प्रश्न पूछ ले। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि उनके पूछने की लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे पढ़ने की एक लिमिट होती है, क्योंकि हमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना, बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं। तो इस टॉपिक से आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, आरपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारा कंटेंट यहां पर है। तो ये मान के चलो कि आपके जितने भी प्रश्न आएंगे तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न यहां से सही हो जाएंगे। अगर पूरा प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि हमारी क्लास से मिल जाएगा और फिर उसके बाद में आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से उसको वहां पर सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं इसका ज्यादा बैकग्राउंड भी नहीं बताऊंगा, सीधा हम पॉइंट्स पर बात करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। तो पहला यह कि भारत शासन अधिनियम 1919, ये 1919 का अधिनियम है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से। जैसे 1909 का जो अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, उसी तरीके से 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं हम, वो जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से। क्यों जानते हैं, तो उस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो क्या थे, भारत सचिव थे, और उसके बाद में चेम्सफोर्ड क्या थे, वाइसराय थे।
इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि जो 1919 का जो अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, उस समय मॉन्टेग्यू किस पद पर थे, चेम्सफोर्ड किस पद पर कार्यरत थे? तो मॉन्टेग्यू जो थे वो थे भारत के सचिव, और उसके बाद में चेम्सफोर्ड क्या थे? वाइसराय। अब देखो क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, तो उसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग भी किया था, और उसी सहयोग के दौरान उस समय के जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की कि हम भारत में क्या करने वाले हैं? संवैधानिक सुधार करने वाले हैं। क्योंकि देखो अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि अब ज्यादा दिनों तक जो जनता है उसमें आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, तो संवैधानिक सुधार करना आवश्यक भी है। जब इन्होंने 1909 का अधिनियम पारित किया था, तो उस अधिनियम से भारतीय जनता का जो स्थानीय स्वशासन यानी जो स्वशासन की जो धारणा थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए जनता में काफी इसको लेकर के असंतोष भी था। फिर 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है, उसमें जो गरम दल और नरम दल वो एक हो गए और कांग्रेस में एकता बढ़ गई। उसके बाद में हिंदू मुस्लिम जो है उसके भी एकता में वृद्धि हुई, और उसके बाद में जो वर्ल्ड वॉर वाला जो सीन है वो तो आपको पता ही होगा। तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव, जिनका नाम है मॉन्टेग्यू, उनके द्वारा क्या किया गया? भारत में संवैधानिक सुधारों को क्या की गई? घोषणा की गई। और इसी को आप अगस्त घोषणा के नाम से भी जानते हैं। तो अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो अगस्त घोषणा हुई थी 20 अगस्त। अगस्त घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को। और किसने की थी? तो उस समय के जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उनके द्वारा की गई थी। अब ये जो अगस्त घोषणा की गई, यही घोषणा किसके रूप में बनकर के आई? तो भारत शासन अधिनियम के रूप में पारित हुई। तो यही उद्घोषणा 1919 के भारत शासन अधिनियम के रूप में यहां पर क्या हुई? पारित हुई। तो ये बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। तो इस स्लाइड से 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस समय मॉन्टेग्यू किस पद पर थे? तो वो भारत सचिव थे। वाइसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। और जो अगस्त घोषणा थी वो किसने की थी? तो मॉन्टेग्यू ने की थी। और कब की थी? 20 अगस्त 1917 को की थी। तो इस स्लाइड में यही चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलो तो इसके बाद में हम अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखो, जब भी कोई एक्ट बनता है, कोई भी अधिनियम बनता है, तो अगर आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ रखी होगी, तो अभी की अगर हम संसद की बात करें तो सबसे पहले उसको सदन में लाया जाता है, फिर संसद के दोनों सदन उसको पारित करते हैं, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति साहब उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, यानी उस विधेयक को अनुमति देते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, वैसे ही वो जो विधेयक है वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो ये भी 1919 का भी एक अधिनियम था, लेकिन ये पारित किसने किया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पारित किया गया था। अब ब्रिटिश संसद में ये कब रखा गया? तो मई 1919 जो है उसमें ब्रिटिश संसद में रखा गया। फिर उसके बाद में पारित कब हुआ? तो दिसंबर 1919 के आसपास ये पारित हो गया। और जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने हस्ताक्षर कब किए? जुलाई 1920 में हस्ताक्षर किए। जैसे हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो हेड ऑफ द स्टेट होता है राष्ट्रपति। और अगर आप ब्रिटेन का देखोगे तो वहां पर जो सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है? वहां का सर्वोच्च पदाधिकारी वो होता है क्राउन होता है। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वंशानुगत नहीं होते, जबकि ब्रिटेन में जो वहां का जो क्राउन है वो क्या होता है? वंशानुगत होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बनता रहता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और गणतंत्र देश भी है, जबकि ब्रिटेन क्या है? सिर्फ लोकतांत्रिक देश है, वो गणतांत्रिक देश नहीं है। क्योंकि वहां का जो सर्वोच्च पदाधिकारी है ब्रिटिश क्राउन, वो जनता के द्वारा चुना नहीं जाता, वो वंशानुगत होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। तो ये आप याद रखना कि ब्रिटिश क्राउन ने हस्ताक्षर कब किए थे? जुलाई 1920 में। ब्रिटिश क्राउन को आप किससे याद रखोगे? भारत के राष्ट्रपति को से रिलेट कर सकते हो। और उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन थे? जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटिश क्राउन थे और उन्होंने इस बिल पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और ये लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1921 को ये बिल लागू हो गया। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ये लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1921 को ये अधिनियम लागू हो गया था। तो ये चारों डेट्स भी आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, देखो मैं हर एक क्लास में कहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की समझने में कोई भी दिक्कत आए, अगर आपको समझने में लगे कि सर ये चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, या फिर और भी कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि सर यहां पर करवाएं, तो आप एकदम निश्चिंत रहो, हम आपके लिए ही हैं। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपका टॉपिक आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप बेझिझक उसको कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और मैं उसके बाद में कोशिश करूंगा कि अगली जो भी क्लासेस आएगी उसमें उन सबको डिस्कस वहां पर कर लिया जाएगा। बस यही है कि आपको बढ़िया ध्यान से पढ़ना है, जितना हो सकता है हम हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या है।
पहली बात की एक्ट हम पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर सबसे ज्यादा विवाद भी था, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट भी थी और जिनसे आरपीएससी प्रश्न पूछ सकती है, उन सभी बातों को यहां पर हम देखेंगे। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और पहली विशेषता क्या है कि इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। पहली बात कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के माध्यम से की गई थी। और द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या है कि जो विधायिका है यानी जो विधानमंडल है उसके क्या होंगे, 2 सदन होंगे। जैसे अगर आप अभी की संसद की बात करें हमारे, तो हमारी संसद के 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा और एक क्या है, राज्यसभा। तो 1919 के अधिनियम में भी यह प्रावधान किया गया कि जो विधानमंडल है यानी जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें भी क्या होंगे, 2 सदन होंगे। अब 2 सदन कौन कौन से हैं, तो एक सदन तो है केंद्रीय विधानसभा, जिसे आप अब आज की लोकसभा की तरह मान सकते हैं, और एक है राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो राज्य परिषद है यानी जो वर्तमान की राज्यसभा समझ लीजिए, तो ये राज्य परिषद को कहा जाता है उच्च सदन। और उसके बाद में जो केंद्रीय विधानसभा है ये क्या थी, निम्न सदन। तो उच्च सदन किसको, राज्य परिषद, और केंद्रीय विधानसभा क्या थी, निम्न सदन। अब इनमें सदस्य देखें तो केंद्रीय विधानसभा में सदस्य थे 145 सदस्य थे। और 145 सदस्यों में क्या था कि 104 सदस्य तो होने थे निर्वाचित, और उसके बाद में 41 सदस्य क्या होते थे, मनोनीत होते थे। और इन 41 सदस्यों में अगर आप देखोगे तो 26 सदस्य अधिकतम क्या हो सकते थे, सरकारी सदस्य हो सकते थे यानी आधिकारिक सदस्य हो सकते थे, और 15 सदस्य क्या थे, गैर सरकारी सदस्य थे। यानी ये जो मनोनीत सदस्य होने वाले हैं कितने हैं यहां पर, 41। इनमें से अधिकतम कितने सदस्य सरकारी हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 26 सदस्य क्या हो सकते हैं, इसमें सरकारी हो सकते हैं, और बाकी के सदस्य क्या होंगे, इसमें गैर सरकारी होंगे। तो केंद्रीय विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी थी, 145 थी। 145 में से जो 104 सदस्य हैं वो तो क्या होने थे, निर्वाचित होने थे, और जो 41 सदस्य हैं उनका क्या होना था, मनोनयन होना था। और 41 को भी 2 भागों में डिवाइड है कि अधिकतम जो है वो 26 सदस्य क्या हो सकते हैं, सरकारी सदस्य हो सकते हैं, और बाकी के सदस्य क्या होंगे, तो बाकी के सदस्य होंगे गैर सरकारी। उसके बाद में हमारा दूसरा सदन कौन सा है, राज्य परिषद। अब देखो राज्य परिषद में सदस्य कितने थे, 60 सदस्य थे। और यहां पर भी वही सिस्टम है कि कुछ सदस्य निर्वाचित थे, कुछ सदस्य क्या थे, मनोनीत थे। तो इसमें निर्वाचित सदस्य कितने थे, तो 34 सदस्य तो इसमें निर्वाचित थे, और इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, 26 थी। और इन 26 सदस्यों में से भी अधिकतम सदस्य कितने हो सकते थे, सरकारी हो सकते थे 20, और बाकी के सदस्य कैसे होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे। तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा के बारे में आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था, तो राज्य परिषद का कार्यकाल था 1919 के अधिनियम के माध्यम से 5 वर्ष। और जो केंद्रीय विधानसभा है इसका कार्यकाल कितना था, यहां पर 3 वर्ष। लेकिन वायसराय इस कार्यकाल को क्या कर सकता था, बढ़ा सकता था। यानी जो राज्य परिषद है उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष था, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, लेकिन जो वायसराय है वो क्या कर सकता था, इस कार्यकाल को बढ़ा सकता था। तो ये 2 सदनों की जो व्यवस्था है वो इस अधिनियम में भी की गई। और इस अधिनियम में 2 सदन कौन से थे, एक तो थी केंद्रीय विधानसभा और एक थी राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा को किस में याद रखोगे, वर्तमान की जो लोकसभा है उससे आप रिलेट कर सकते हो, और राज्य परिषद को किससे रिलेट करोगे, राज्यसभा से। राज्य परिषद जो है उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और उसके बाद में वो कैसा सदन है, उच्च सदन है। और केंद्रीय विधानसभा जो है वो कैसा सदन है, वो एक निम्न सदन है। और केंद्रीय विधानसभा में सदस्य कितने हैं, 145, जिसमें से 104 तो है निर्वाचित और 41 क्या थे, मनोनीत। और राज्य परिषद में निर्वाचित सदस्य कितने थे, 34, और मनोनीत सदस्य कितने थे, 26। तो ये पूरा जो द्विसदनीय विधानमंडल की जो व्यवस्था है ये आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत आ रही है तो ये जो स्लाइड है इसको आप देख सकते हैं। साथ ही के साथ आप अपने सामने एक कॉपी रखो, पूरी एक व्हाइट पेज रख लो, और उस पर जैसे मैंने इस स्लाइड में डायग्राम बना रखा है वैसा कि वैसा डायग्राम आप रखें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य कितने थे और मनोनीत सदस्य उसमें से कितने थे। अब देखो प्रश्न ऐसे थोड़ी ना आएगा, प्रश्न तो आपके सामने घुमा फिरा करके आएगा। और ये जो जितने भी फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारे फैक्ट्स आएंगे आपके सामने किसके रूप में, स्टेटमेंट के माध्यम से। और उस समय जिनको तथ्य पता है और जो लैंग्वेज से डील कर गए ये मान लो उनका प्रश्न सही हो गया, और जिनको लैंग्वेज से डील करना नहीं आया या फिर जो थोड़े से तथ्यों को लेकर के कंफ्यूज है तो ये मान के चलो कि उनका प्रश्न वहां पर गलत हो सकता है। तो हमें एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। अगर पहले आप लोगों ने ये एक्ट नहीं पढ़ रखा
तो ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस आप मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना है कि द्विसदनीय विधानमंडल में 2 सदन थे और दोनों सदनों की क्या क्या विशेषताएं थी, कितने सदस्य निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे। तो ये सारा जो ड्राफ्ट है ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता क्या हो गई, तो विधानमंडल कैसे था, द्विसदनीय था। उसके बाद में था कि प्रांत तथा जो केंद्र थे उसमें विषयों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। यानी जो प्रांत जो है, देखो 1919 के अधिनियम में आकर के जो प्रांत है उनको आंशिक रूप से स्वायत्तता दी गई, हालांकि उनको पूर्ण स्वायत्तता या फिर जो स्वायत्तता मिलती है वो मिली 1935 के अधिनियम में, लेकिन उनको आंशिक रूप से स्वायत्तता दी गई। तो किस अधिनियम के तहत दी गई, 1919 के अधिनियम के तहत। और इसमें क्या किया गया कि जो प्रांत और जो केंद्र हैं उनके बीच में विषयों का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। यानी कुछ विषय कैसे होंगे, केंद्रीय विषय होंगे, कुछ विषय कैसे होंगे, प्रांतीय विषय होंगे। जैसे मान लो विदेश नीति है, यानी विदेश से संबंध जो भी मामले हैं वो कैसे मामले हैं, केंद्रीय विषय में शामिल होते हैं। जैसे कोई राजनीतिक संबंध वाला मामला है तो राजनीतिक संबंध वाला मामला भी कैसा है, केंद्रीय विषय का है। लेकिन अगर आप याद रखें कि वन हो गया, पुलिस हो गया, ये किस सूची के विषय थे, यानी इसको किसको दिया गया, ये सारे अधिकार ये प्रांतों को दिए गए। जबकि केंद्र के पास विदेश, सार्वजनिक राजनीतिक संबंध, उसके बाद में जनगणना और सांख्यिकी, जहाजरानी और बंदरगाह से संबंधित मामले थे। और ये जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषयों में कौन कौन से थे, तो एक तो वन हो गया, पुलिस हो गया। तो ये सारे जितने भी कम इंपोर्टेंट विषय थे वो किनको दिए गए, प्रांतों को यहां पर दिया गया। और कृषि विषय भी इसको दिया गया। तो प्रांत तथा जो केंद्र था उनके बीच में जो विषयों का विभाजन है वो भी 1919 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। उसके बाद में है कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। देखो ये द्वैध शासन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसके संबंध में पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई। तो ये सब बातें आप लोगों को यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। 2 बातें पहले याद रखनी है। पहली बात यह कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई, वो था 1919 का अधिनियम। और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। यानी हुआ क्या था कि 1935 जो था उसमें जो अधिनियम था उसमें जो प्रांत हैं उसमें द्वैध शासन को तो समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। और प्रांतों को वहां पर जाकर क्या कर दे दी, पूर्ण रूप से स्वायत्तता दे दी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। अब उसके बाद में एक प्रश्न थोड़ा सा और याद रखना आप कि द्वैध शासन के बारे में आ जाए तो इसका जनक कौन है। इसका जनक है लियोनस कर्टिस क्या है, इसके जनक है। तो अगर आपसे पूछे कि जो द्वैध शासन प्रणाली है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कर्टिस जो है उनको क्या कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है। तो अब क्या किया गया कि द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन का मतलब है कि जो भी प्रांत के जो भी विषय थे उनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक विषय ऐसे होंगे जिनको हम कहेंगे संरक्षित विषय, चाहे आप संरक्षित विषय कहो चाहे आरक्षित विषय कहो। तो एक तो विषय हो गया संरक्षित और एक विषय हो गया हस्तांतरित विषय। अब इन दोनों में क्या अंतर है, संरक्षित विषय वो है जिन पर कानून या फिर जिनके संबंध में जो प्रशासन है वो चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो गवर्नर। और जो उसकी जो कार्यकारिणी की जो परिषद है वो सदस्य क्या करेंगे, इन पर प्रशासन करेंगे। यानी जो संरक्षित विषय से संबंधित जितने भी विषय इसमें शामिल होंगे, जो भी सब्जेक्ट इसमें शामिल होंगे, उन पर प्रशासन कौन करेगा, तो गवर्नर तथा उसकी जो कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से किया जाएगा। और ये जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं ये किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये जवाबदेह किसके प्रति होते हैं, गवर्नर के प्रति। तो संरक्षित विषयों पर जो प्रशासन है वो कौन करेगा, तो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के जो परिषद के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से इनके संबंध में प्रशासन करेगा। लेकिन जो हस्तांतरित विषय है उसका क्या सीन है, तो उसमें प्रशासन गवर्नर जनरल किसकी सहायता से करेगा, मंत्रियों की सहायता से करेगा। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, संरक्षित विषय गवर्नर करेगा, लेकिन उसकी जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं उनके माध्यम से करेगा। और वो जो कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य हैं वो सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो उत्तरदायी है गवर्नर जनरल के प्रति। लेकिन हस्तांतरित विषय में जो जो विषय शामिल हैं उन पर शासन कौन करेगा, तो गवर्नर जनरल जो मंत्री हैं उन मंत्रियों की सहायता से करेगा। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो
तो द्वैत शासन का मतलब है कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक तो है संरक्षित विषय और एक हो गया यहां पर हस्तांतरित विषय। अब चौथा है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, यानी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में, एक सेकंड, जिसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सर जॉर्ज बारकर की अध्यक्षता में की गई। अब देखो इसमें एक विशेषता और याद रखना कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से केंद्र में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। पहले क्या था कि जितनी भी जो आईसीएस की परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विस की, वो परीक्षा ब्रिटेन में होती थी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से जो है वो सिविल सर्विस की परीक्षा कहां पर होनी थी, भारत में होनी थी। और 1922 में पहली बार जो है वो इलाहाबाद में इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था। तो इसी को देखते हुए 1923 में एक कमीशन का गठित किया गया था। वो कमीशन कौन सा था? ली आयोग। तो 1923 में एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था ली आयोग। इस ली आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की क्या हो गई? स्थापना हो गई। तो 1 अक्टूबर 1926 को क्या हो गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई, यानी इसका गठन हो गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉर्ज बारकर क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। और अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग वही है जो वर्तमान में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है, यानी यूपीएससी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात की 1919 के अधिनियम में केंद्र में तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन प्रांतों के बारे में यहां पर कोई भी किसी भी तरह का विचार नहीं किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि केंद्र में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था, तो वो अधिनियम कौन सा था? 1919 का अधिनियम। और गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926 को। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉर्ज बारकर क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। और कमीशन कौन सा था? तो वो कमीशन था ली आयोग। और ली आयोग का गठन कब हुआ था? 1923 में। और उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1924 में। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के माध्यम से यहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स आप लोग यहां पर देख रहे हो ना, ये मान के चलो कि 1919 के अधिनियम का ये मेन बात है, मेन पॉइंट है ये। और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो जो भी आप लोगों में से कुछ परेशान भी हो रहेंगे, नहीं सर क्या पूरा एक्ट पढ़ें, ऐसा एक्ट पढ़ेंगे तो पूरा सारा समय तो इसी में निकल जाएगा, बाकी का सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे? तो पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सोचो जिन्होंने बनाया है उनको भी याद नहीं होगा कि ये पूरा एक्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, किस अनुच्छेद में क्या है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद है और भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया। यानी अगर हम पढ़ना चाहें तो 1935 के अधिनियम को पूरे साल पढ़ सकते हैं, तो भी वो याद भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। इतना बड़ा वो अधिनियम है। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, उसमें कोई पीएचडी थोड़ी करनी है हमें। 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में हमें तो सिर्फ इतनी सारी चीजें पढ़नी है कि 1935 के अधिनियम में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हमें एग्जाम पास करना है, हमें एक्ट के बारे में कोई भी ज्ञान यहाँ पर नहीं लेना है। और वही काम मैं कर रहा हूं कि आपको वही पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दूसरी बात क्या की गई कि केंद्र के बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया, यानी केंद्र का बजट अलग बनेगा, प्रांतों का बजट अलग बनेगा। तीसरा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी उसका विस्तार किया गया। अब देखो ये बहुत विवादास्पद मुद्दा रहा हमारे। अगर आप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की अगर आप शुरुआत देखोगे तो ये शुरुआत हुई थी 1909 के अधिनियम से। 1909 का जो अधिनियम था उसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। और किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1919 के अधिनियम में ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसका क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। पहले सिर्फ मुस्लिमों के लिए थी, अब इसमें भारतीय ईसाई जो थे वो शामिल हो गए, यूरोपियों को शामिल कर दिया, जो एंग्लो इंडियन है वो शामिल हो गए और सिख भी शामिल हो गए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ? विस्तार हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1909 के अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसमें तो क्या हुआ था? उसमें विस्तार हुआ था। आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भारत में कराने का प्रावधान किया गया, पहली बात। और परीक्षा कहां पर हुई? पहली बार 1922 में इलाहाबाद में हुई। आजकल जो प्रयागराज है वहां पर सबसे पहले क्या हुआ था? आईसीएस का एग्जाम हुआ था। प्रांतों में अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें यह कहा गया था कि हमने क्या किया कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब कि प्रांतीय विषय दो भागों में थे, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।
अब इन्होंने ये कहा कि ये विशेष द्वैध शासन जो प्रणाली है ये सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसके प्रावधान सही तरीके से लागू हुए या फिर नहीं हुए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 10 वर्ष बाद एक समीक्षा आयोग का क्या करेंगे, गठन करेंगे, यानी एक वैधानिक आयोग इसके संबंध में आएगा। प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो प्रणाली थी उसकी समीक्षा के लिए इसी एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात कि ये आयोग 10 वर्ष बाद नहीं आया, 10 वर्ष बाद ना आकर के 8 वर्ष बाद ही आ गया। और ये आयोग कौन सा था? साइमन कमीशन। आप समझ गए होंगे, आप थोड़ा सा रिलेट भी कर पा रहे होंगे ना कि 1919 का अधिनियम था, 8 वर्ष बाद आया। इसका मतलब है कि ये कब आया, तो इसका गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 में इसका गठन हो गया था। तो 1927 में गठन हुआ था, यानी इस आयोग को आना तो था 10 साल बाद, लेकिन ये 8 साल बाद ही आ गया। और ये आयोग क्या था? साइमन कमीशन, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। अब ये साइमन कमीशन आयोग था, इसका गठन तो हुआ था नवंबर 1927 में। और ये भारत कब आया था? ये फरवरी 1928 में भारत आया था। दूसरी बात कि इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। लेकिन मजे की बात कि इसमें एक भी क्या नहीं था? भारतीय नहीं था। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसकी वजह से काफी इसका विरोध भी हुआ। आपको बताइए लाला लाजपत राय जो थे, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट में उन्होंने शांतिपूर्वक जो धरना प्रोटेस्ट था वो किया, और अंग्रेज अधिकारी की लाठी, इसी का विरोध करते हुए अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने उनके सिर पर लाठी मारी और बाद में उनका क्या हो गया? निधन भी हो गया। तो ये सारी जो घटना थी वो किसके संबंध में थी? साइमन कमीशन के संबंध में। और इसको आप कैसे रिलेट करोगे कि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो द्वैध शासन हमने प्रांतों में शुरू किया, इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद हम एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। लेकिन वो वैधानिक आयोग 10 वर्ष बाद न आकर के 8 वर्ष बाद ही आ गया, और उस वैधानिक आयोग का नाम क्या था? साइमन कमीशन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये वैधानिक आयोग के गठन की बात भी की गई। दूसरी बात की इस एक्ट के तहत नरेंद्र मंडल आप लोग सुनते होंगे 1921 वाला। तो ये जो नरेंद्र मंडल है, जिसको हम चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं, इसका भी क्या किया गया? यहां पर प्रावधान किया गया। अब ये नरेंद्र मंडल क्या है? देखो, नरेंद्र मंडल जो भी देसी रियासतें थी उनके शासकों को एक राजनीतिक मंत्र देना था। यानी उस समय भारत 2 भागों में डिवाइडेड था, एक तो था ब्रिटिश भारत और एक वो था जहां पर देसी रियासतें थी, जहां पर राजा क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो इतने सारे राजाओं को अपनी बात रखने के लिए उनके पास में एक राजनीतिक मंच होना चाहिए। तो वो राजनीतिक मंच स्थापित करने के लिए कौन सा मंडल था? ये नरेंद्र मंडल, यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का भी प्रावधान किया गया था। तो ये 9वां पॉइंट इसके बारे में आप लोगों को यहां पर याद रखना है। अब देखो इसमें क्या था कि इस अधिनियम के तहत जो है वो विधानसभा के चुनाव भी हुए। तो कब कब हुए? तो पहली बात है कि इस अधिनियम के तहत 1920 में चुनाव हुए, 1923 में हुए, 1926, 1930, 34 और 1945, यानी 6 बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो किस अधिनियम के तहत हुए थे? वो हुए थे 1919 के अधिनियम के तहत। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आप थोड़ा सा हमें यह क्लियर कर दो कि 1919 का अधिनियम था, उसके बाद में हमने 1935 का अधिनियम लाया, तो फिर उसके बाद में जो 1934 में और 1945 में जो 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, ये 1935 के अधिनियम के तहत न होकर के 1919 के अधिनियम के तहत क्यों हुए? देखो 1935 के अधिनियम में क्या था कि एक संघीय जो है व्यवस्था प्रणाली यानी संघीय प्रणाली गठित करने की बात चली थी, जिसमें क्या था कि एक संघ यानी फेडरेशन का गठन किया जाना था, जिसमें ब्रिटिश भारत होगा और एक क्या होगा? देसी रियासतें होंगी। लेकिन देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया, और इस वजह से इसके पूरे प्रावधान वहां पर लागू नहीं हो पाए। प्रावधान लागू नहीं हो पाए, इस वजह से जो 6 बार चुनाव हुए विधानसभा के वो किस एक्ट के तहत हुए? 1919 के अधिनियम के तहत हुए। ठीक है, तो ये 6 बार चुनाव आपसे पूछेगा कि 1919 के अधिनियम के तहत निम्न में से कब कब विधानसभा के चुनाव हुए? तो एक तो हुआ 1920, फिर उसके बाद में 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945। 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, और किस अधिनियम के तहत माध्यम से हुए? 1919 के अधिनियम के माध्यम से ये चुनाव हुए थे। तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और याद रखना है। उसके बाद में अब देखो ये अधिनियम लाया गया, तो इस अधिनियम में हमारे जो देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय जो लोग थे, जो नेता थे, उनके क्या थे? अलग अलग विचार थे। 1919 के अधिनियम को तिलक ने क्या कहा कि ये बिना सूरज का सवेरा है, यानी ये ऐसा सवेरा है जिसमें सूरज का उदय नहीं हुआ, जिसमें सूर्य निकला ही नहीं। यानी एक तरीके से इन्होंने 1919 के अधिनियम की क्या की? आलोचना की। तो तिलक ने बिना सूरज का सवेरा किसको कहा? 1919 के अधिनियम को।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारतीय जनता के लिए एक नवीन बंधन है, यानी ये भारतीय जनता के लिए एक नवीन बंधन की तरह है, यानी बेड़ियों का क्या है, एक नया जाल है, ये यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा। एसएन जो बनर्जी थे उन्होंने कहा कि उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक और ठोस काम था। ये किसने कहा था? एसएन बनर्जी ने। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा किसने कहा? तो वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद में भारतीय जनता के लिए नवीन बंधन किसने कहा 1919 के अधिनियम को? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक और ठोस कदम जो है वो किसको बताया? 1919 के अधिनियम को। और किसने बताया? तो वो बताया था एसएन बनर्जी ने। तो ये तीन नाम आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। ये है हमारा 1919 का अधिनियम। अब देखो ये तो एक्ट हम पढ़ ही रहे हैं और साथ ही में मैं आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमें थ्योरी भी पता होनी चाहिए, साथ ही में हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और एग्जाम में आपको पता है ये सारा काम रणनीति का होता है। अगर आपकी रणनीति बेहतर है, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना जानते हैं, अगर आप पेपर की अप्रोच समझ गए, आपको ये समझ में आ गया कि पेपर किस तरह का है, तो ये मान के चलो कि आप बाकियों से काफी आगे निकल सकते हो। क्योंकि जहां पर बाकी लोग क्वेश्चन करने भागेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेपर मुश्किल है, इसमें ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने हैं, प्रश्न वही अटेम्प्ट करने हैं जो हमें आ रहे हैं या फिर जिसके दो ऑप्शन हमें क्लियर हैं। बाकी के ऑप्शनों पर टिक नहीं करना क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाएगी। तो इसका आइडिया कैसे लगेगा? इसका आइडिया तब लगेगा जब आप बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करके जाएंगे। और टेस्ट भी ऐसे वैसे नहीं कि कोई भी किसी भी कोई सिंपल सा टेस्ट आपने ले लिया और उसी को आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत अच्छे स्तर के टेस्ट जो कि आरपीएससी के पैटर्न के हिसाब से बने हुए हो, उसे वैसे टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना है। और वैसे टेस्ट बताइए आपको कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर जो है उसको लेकर के क्वालिटी एजुकेशन के पर टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये अलग अलग भी है। जैसे अगर आप जीके जीएस का पेपर है और हिंदी का पेपर है, दोनों का एक साथ लेना चाहते हो, यानी दोनों पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो दोनों का एक कॉम्बो भी ले सकते हो। बस उसमें क्या है कि आपको ये GS21 कूपन कोड यूज कर लेना। जैसे ही आप इसमें ये यूज करोगे तो आपको 21% इसमें ऑफ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो जीके जीएस मेरा अच्छा है, मैं तो सिर्फ हिंदी का प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो हिंदी के लिए भी अलग से आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हिंदी का अलग से हमारे पास में टेस्ट सीरीज चल रही है, GS21 कूपन कोड आप यहां पर यूज कर लेना। आप कहोगे कि सर मुझे हिंदी तो मुझे आती है, उसमें तो मैं विद्वान हूं, मैं तो सिर्फ जीके का प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो केवल जीके का जो टेस्ट है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसमें भी बस आप GS21 कूपन कोड यूज कर लेना। जो भी वहां पर आपको प्राइस दिखेगी तो वहां पर आपको 21% इससे ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड कौन सा याद रखना? GS21। ठीक है, चलो। तो यहां आकर ये मान के चलो कि हमने 1919 का अधिनियम पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। यानी जो जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो बातें बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, उनके बारे में मैंने आपको वहां पर कंप्लीट बता दिया। अब हम देखते हैं हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का। पहली बात है कि ये लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को यह अधिनियम क्या हुआ था? लागू हुआ था। देखो ये क्लास थोड़ी सी रैपिड रिवीजन वाली ज्यादा है। अगर आप कोर्स में आते तो वहां पर तो मैं आपको पूरा ये पढ़ाता था कि इसके बैकग्राउंड कौन कौन सी है, गोलमेज सम्मेलन का इसमें क्या वैल्यू है, नेहरू रिपोर्ट की क्या वैल्यू है, साइमन कमीशन के बाद में क्या हुआ था, वो सारे कारण मैं आपको वहां पर करवाता। लेकिन उससे प्रश्न आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए मैं वही पॉइंट्स करवा रहा हूं जिनसे एक एक पॉइंट से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। और अगर आप वर्तमान में देखो तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? 1935 के अधिनियम का है। यानी अगर आपसे पूछे कि 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा हमने कहां से लिया, तो 1935 का जो अधिनियम बना हुआ था वहीं से हमने भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा वहां पर ग्रहण किया था। ये मान के चलो कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो भी है उसका 2/3 भाग हमने कहां से लिया था? 1935 के अधिनियम से। अब देखो इसके बारे में क्या कहा जेनिंग्स जो थे, उन्होंने कहा कि वर्तमान भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। यह बात इनकी सही थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने भी कहा कि भारत को नए संविधान के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपना शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संचालित कर सकते हैं। यानी इन्होंने 1935 के अधिनियम की महत्व को बताते हुए कहा कि वर्तमान में जो हमारा संविधान है, वो वर्तमान में हमारे संविधान का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमने कहां से लिया है? तो हमने लिया है 1935 के अधिनियम से लिया है। यानी 1935 के अधिनियम में जो जो बातें थी उन्हीं बातों को, ज्यादातर बातों को हमने भारतीय संविधान में यहां पर शामिल किया था। तो ये बात किसने कही थी? अंबेडकर साहब ने और जेनिंग्स ने कही थी। अब देखो इसमें अब विशेषता देखते हैं कि विशेषता क्या क्या है। पहली बात की 1935 के अधिनियम की पहली विशेषता है कि केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का क्या हुआ? बंटवारा हुआ।
और ये बंटवारा, ये जो 1935 का अधिनियम था, इसकी अनुसूची 7 में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप भारतीय संविधान की अनुसूची देखोगे तो अनुसूची 7 में आपको ये विषयों का विभाजन मिलेगा। उसी तरीके से 1935 का जो अधिनियम था उसकी जो अनुसूची 7 थी, वहां पर भी केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा था, और वो विषय किस रूप में थे, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची के नाम से। तो 1935 के अधिनियम के तहत यानी उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, तो 59 विषय थे। 54 विषय किसमें थे, राज्य सूची में, और 36 विषय किसमें थे, समवर्ती सूची में। संघ सूची कौन सी सूची है, जिस पर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और उसके बाद में समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है, तो केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है, वो याद रखनी है कि 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में कितने विषय थे, 59 विषय थे। राज्य सूची में कितने विषय थे, 54 विषय थे। और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे, 36 विषय शामिल थे। और इन सभी विषयों के बंटवारे का उल्लेख अधिनियम की कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो अनुसूची 7 में इसका उल्लेख मिलता है। पहला पॉइंट आप लोगों को यह याद रखना है। दूसरा यह कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में प्रचलित जो द्वैध शासन की प्रणाली है उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मैंने आपको कहा था कि 1935 के अधिनियम में जाकर के क्या होगा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन की प्रणाली चल रही है उसको तो कर दिया जाएगा समाप्त, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की क्या कर दी जाएगी, शुरुआत कर दी जाएगी। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई, 1919 के अधिनियम के माध्यम से। और फिर बाद में प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी उसको किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया, तो 1935 के अधिनियम में उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को इसके बारे में और 1935 के अधिनियम के बारे में याद रखना है। अब देखो ये क्या कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। अब प्रांतों में समाप्त कर दी, केंद्र में लागू कर दी। अब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली खत्म हो गई, इसका मतलब है कि प्रांतों को क्या मिल गई, स्वायत्ता मिल गई। तो प्रांतीय स्वायत्ता किसमें मिली, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। वही बात संरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय किसके अंतर्गत है, तो गवर्नर जनरल अपनी जो कार्यकारिणी परिषद है उसके माध्यम से क्या करेगा, उन पर प्रशासन करेगा। और वो कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य हैं वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे, गवर्नर के प्रति। उसके बाद में जो हस्तांतरित विषय है उसमें गवर्नर जनरल जो मंत्री हैं, चुने हुए मंत्री हैं, उनके माध्यम से प्रशासन करेगा। और वो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये हस्तांतरित विषय समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो आरक्षित विषय है यानी संरक्षित विषय है उसमें कौन कौन से विषय थे। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो संरक्षित विषय है उसमें एक तो था प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, उसके बाद में फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, ईसाई धर्म से संबंधित जो भी मामले थे, अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों से संबंधित जो भी मामले थे वो किसमें शामिल किए गए थे, संरक्षित विषयों में। बाकी के भी कुछ विषय किसमें शामिल थे, संरक्षित विषयों में शामिल थे। बस आप याद रखना कि एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम में जो प्रांतीय विषय थे उसमें निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं था। और ये मान के चलो कि यही 4-5 नाम जो है वो बार बार घुमा फिरा करके वहां पर रिपीट किया जाता है कि विदेश नीति, ईसाई धर्म। तो याद रखना कि संरक्षित जो विषय थे उसमें प्रतिरक्षा, विदेश नीति, ईसाई धर्म और उससे संबंधित मामले, अनुसूचित जातियों से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो किससे संबंधित थे, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। 2 भागों में इसको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय का मतलब है कि जो प्रांतों में भी शामिल नहीं है और जो हस्तांतरित विषय है उसमें भी शामिल नहीं है। यानी भविष्य के गर्भ में कोई ऐसा मुद्दा है वो आने वाला है, वो हमें पता नहीं है कि वो इश्यू क्या होगा। तो इस तरह के जो भी इश्यू है जो हमें पता नहीं है कि आगे क्या आने वाले हैं, तो इस तरह के जो भी विषय है उनको कहा जाता है अवशिष्ट विषय। और ये अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकार किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को इसका प्रदान किया गया था। अगर आप वर्तमान में देखो तो भारत में जो अवशिष्ट विषय हैं इन पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र जो है इन पर कानून बनाता है, यानी संसद क्या बनाती है, इस पर कानून बनाती है। तो अवशिष्ट विषय का मतलब है कि भविष्य के गर्भ में ऐसे कोई मुद्दे जो अभी हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर कोई नया ही मुद्दा सामने आता है जो न तो संरक्षित विषयों में शामिल है न ही हस्तांतरित विषयों में शामिल है, तो वो अवशिष्ट जो विषय है उस विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो उसका अधिकार है गवर्नर जनरल को। वर्तमान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, हमारे केंद्र को यानी संसद को। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यह कहा गया है कि 6 प्रांतों में विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। यानी जो भी प्रांत थे उसमें 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल था। जैसे आप वर्तमान से थोड़ा सा इसको रिलेट करो कि वर्तमान में क्या है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, एक तो कौन है, लोकसभा और एक है राज्यसभा।
अगर आप राज्यों में देखोगे तो राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। लेकिन केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा अनिवार्य सदन है, जबकि राज्यों में अगर आप देखोगे तो विधान परिषद क्या है, एक ऐच्छिक सदन है, जो डिपेंड करता है कि जिस राज्य का मन है वो वहां पर इसका गठन कर सकता है। तो जैसे विधान परिषद ऐच्छिक सदन है, यानी हमारे 6 राज्य ऐसे हैं वर्तमान में जहां पर क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा याद रखोगे तो 1935 के अधिनियम में भी 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था थी, यानी वहां पर जो है वो 2 सदन थे, यानी वहां पर क्या थी, विधान परिषद भी थी। वो 6 राज्य कौन से थे, तो एक तो था बंगाल प्रांत था, एक था बंबई प्रांत, एक था मद्रास प्रांत, एक था बिहार प्रांत और एक था संयुक्त प्रांत और एक कौन सा था, असम प्रांत। तो आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1935 के अधिनियम के तहत 6 प्रांत द्विसदनीय विधानमंडल था, उन प्रांतों में शामिल नहीं है। और फिर आपके सामने ये मान के चलो कि वहां पर ऑप्शन रखे जाएंगे, इन 6 राज्यों में से कुछ राज्य इनमें से होंगे और एक दो प्रांत ऐसे होंगे जो इनमें से नहीं है। और फिर आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि निम्न में से किस राज्य में या किन प्रांतों में विधान परिषद नहीं थी, यानी द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी। तो आपको 6 के 6 नाम याद रखने हैं। पहला नाम है बंगाल प्रांत, बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत और उसके बाद में है असम। तो ये 6 राज्यों में विधानमंडल भी द्विसदनात्मक क्या था, विधानमंडल था। इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक संघीय विधानमंडल की स्थापना की गई। अब पहली बात है कि इस अधिनियम के माध्यम से भी द्विसदनीय विधानमंडल यानी 2 सदनों वाला संघीय विधानमंडल होगा। जैसे 1919 के अधिनियम में था, वैसे ही 1935 के अधिनियम में भी है। अब इसमें क्या है कि एक तो राज्य परिषद है, जिसको आप रिलेट कर सकते हो वर्तमान में राज्यसभा से, और संघीय सभा जो उसमें केंद्रीय विधानसभा थी उसका नाम यहां पर संघीय सभा है। और ये कैसा है, एक निम्न सदन। इसको आप हमारी लोकसभा मान सकते हो। वो तो है निम्न सदन और ये कैसा है, ये है उच्च सदन। अब देखो इसमें सदस्य क्या है, राज्य परिषद में सदस्य हैं 260 सदस्य। 1935 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद में सदस्य संख्या कितनी है, 260। इनमें से 156 तो ब्रिटिश भारत से और 104 कहां से आएंगे, देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। और इन 156 ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से भी 150 का तो क्या होगा, चुनाव होगा, और 6 का क्या होगा, नामांकन होगा। किसके माध्यम से होगा, गवर्नर जनरल के माध्यम से। उसी तरीके से जो 375 सदस्य हैं यहां पर संघीय सभा में, इसमें 250 तो ब्रिटिश भारत से और 150 जो है देशी राज्यों के क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे। अब एक याद रखना कि ये जितने भी जो संघीय आपके सामने संघीय सभा है, राज्य परिषद है, इनमें अजमेर मेरवाड़ा में कितने सदस्य थे, अजमेर मेरवाड़ा से कितनी सीटें थी, या फिर अजमेर मेरवाड़ा जो है उससे कितने सदस्य थे, तो अजमेर मेरवाड़ा से सदस्य था 1 सदस्य। तो 1 सदस्य तो था संघीय सभा में और 1 सदस्य कहां था, राज्य परिषद में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसका कार्यकाल कितना था, तो राज्य परिषद का कार्यकाल था 9 वर्ष। अब देखो ये कार्यकाल अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स लिखा हुआ नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे और नए सदस्य क्या आएंगे, चुन करके आएंगे। इस हिसाब से हम क्या अनुमान लगाते हैं, इस हिसाब से जो व्यवस्था है वो क्या कहती है कि राज्यसभा के 1 सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। उसी तरीके से यहां पर यह लिखा हुआ था कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष में क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। तो यहां पर प्रत्येक 3 वर्ष की बात चल रही है, इस वजह से इनका कार्यकाल कितना था, 9 वर्ष था। तो ये आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर राज्य परिषद हो गई और संघीय सभा के बारे में हमने बात कर ली, और द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में। अब आगे की इस अधिनियम के तहत पूर्व में गठित भारत परिषद जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, यानी पहले जो भारत परिषद का गठन किया गया था उसको इसमें समाप्त कर दिया। किस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय है यानी जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई, 1935 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से हुई। इस संघीय जो फेडरल कोर्ट है इसका उद्घाटन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1937 को इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना कि यह संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, यानी अपील का यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। जैसे अगर आप वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके खिलाफ अपील कर सकते हो आप उच्च न्यायालय में, और फिर उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हो सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट अपील का वर्तमान में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन उस समय जो ये फेडरल कोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। तो आप पूछोगे कि सर फिर अपील कहां पर की जा सकती थी अंतिम रूप से, तो ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल थी उसमें इस
फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती थी, यानी अपील का सर्वोच्च न्यायालय क्या था, फिर भी काउंसिल, जबकि फेडरल कोर्ट अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ये थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में और याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना की गई। याद कीजिए, अब 1919 के अधिनियम में मैंने आप लोगों को कहा था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, लेकिन प्रांतों में लोक सेवा आयोग के बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया। 1935 के अधिनियम में जाकर के प्रांतों में भी क्या प्रावधान कर दिया गया, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ही जो बर्मा है, यानी जो वर्तमान में म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया गया। तो भारत को जो है वो म्यांमार को भारत से किस एक्ट के माध्यम से अलग किया गया, 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो ये यहां पर सही है। तीसरा ये कि संघीय विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार मिला हुआ था, यानी वीटो मिला हुआ था। ये कहना चाह रहा है कि जो संघीय विधानमंडल है ये एक संप्रभु निकाय नहीं था। संप्रभु निकाय का मतलब है कि संघीय विधानमंडल जो भी एक्ट या फिर विधेयक पारित करता था, उस विधेयक पर अंतिम रूप से अधिकार किसके पास में था, गवर्नर जनरल के पास में। गवर्नर जनरल के पास में वीटो का पावर था, निषेधाधिकार था, यानी किसी भी पारित विधेयक को वो वहां पर क्या कर सकता था, निरस्त कर सकता था, खत्म कर सकता था। यानी उसके पास में निषेधाधिकार मिला हुआ था, वीटो पावर मिला हुआ था। इस वजह से ये जो संघीय विधानमंडल था ये एक संप्रभु निकाय नहीं था। तो ये नोट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा है कि अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया, लेकिन ये असफल रहा। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात चली। अब अखिल भारतीय संघ में कौन कौन थे, तो एक तो उन्होंने कहा कि एक तो ब्रिटिश भारत होगा और साथ ही में देसी जो रियासतें हैं उनसे मिलकर के क्या बनेगा, अखिल भारतीय संघ बनेगा। लेकिन देसी रियासतों के जो शासक थे उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, यानी ये क्या हो गया, मामला फेल हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गठन का प्रावधान किया गया और 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान भी किस अधिनियम से संबंधित थे, 1935 के अधिनियम के तहत। इस एक्ट में 321 तो अनुच्छेद, 14 भाग और 10 क्या थी, अनुसूचियां थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखो, थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि अगर इस एक्ट को हम पढ़ना चाहे तो ये वही वाला सीन है, हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला, कि आप कितना भी पढ़ोगे ये आपको पूरा भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा और आपका एक अच्छा खासा टाइम इसमें चला जाएगा। और हो सकता है कि उसके बाद में भी ये याद ना हो और हो सकता है कि उसके बाद में भी प्रश्न आए और आपका गलत हो जाए। तो इस तरह के जो भी अधिनियम होते हैं इसमें पूरी रणनीति थोड़ी सी, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बात की थी, कि इसको थोड़ा सा उस तरीके से देख करके पढ़ना है कि कैसे कैसे प्रश्न अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या वो प्रश्न इस कंटेंट से सोल्व हो पा रहे हैं। तो इस एक्ट में 321 तो अनुच्छेद थे, 14 क्या थे, भाग थे और 10 क्या थी, इसमें अनुसूचियां थी। और ये भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा वर्तमान में वहीं से लिया गया है। और भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है वो हमने कहां से लिया, 1935 के अधिनियम से लिया। अब इसकी एक धारा 4 याद रखना। अभी जस्ट एक एग्जाम हुआ था, 2025 में एग्जाम लिया था आरपीएससी ने वहां पर पूछा था कि कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो 1935 के अधिनियम की किस धारा में दी हुई है। अब बताओ आप, इसका मतलब है कि हमें धारा भी पढ़नी पड़ेगी कि पूरी। तो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था कि उनकी कोई लिमिट नहीं है पूछने की, लेकिन हमारी लिमिट है, हमें बाकी चीजें भी पढ़नी है। इस वजह से हम एक एक चीज को यहां पर नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आरपीएससी अगली बार ये क्वेश्चन रिपीट करेगी, थोड़ा सा याद रखना आप, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया धारा 4 में दी हुई है। गवर्नर जनरल जो है वो आपात की उद्घोषणा कर सकता है, यानी इमरजेंसी अनाउंस कर सकता है। ये कहां पर दिया हुआ है, धारा 102 में दिया हुआ है। अब एक नोट और आप याद रखना कि इस एक्ट के अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो इसमें जारी किया गया था 1935 के अधिनियम के माध्यम से, जो कि 1950 के भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसके रूप में क्या हुआ, शामिल हुआ। तो अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जारी किया गया था 1935 के अधिनियम में। बाद में जब हमारा संविधान बना तो उसमें यह नीति निर्देशक तत्वों के रूप में क्या हुआ, शामिल हुआ। तो ये आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। उसके बाद में है कि 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और इस परिषद में अधिक से अधिक 3 सदस्य होते थे, यानी इसमें 3 सदस्य क्या होंगे, अधिक से अधिक होंगे। और भारतीय सदस्य भी कितने होंगे, 3 होंगे। और 8 में से 3 सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने देखो क्या कहा, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बिना सूरज का सवेरा किसने कहा, 1919 के अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसी तरीके से 1935 के अधिनियम को लेकर भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये फिर आप कहो पर्सनैलिटीज कहो, तो उन्होंने क्या क्या कमेंट किए उसको भी हमें देखना है। जैसे पहले नंबर आता है इसका नेहरू जी का। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा कि 1935 का एक्ट दासता का क्या है, एक चार्टर है और ये एक बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है।
यानी एक गाड़ी तो है लेकिन इसमें ब्रेक ही नहीं है, ये किसी भी टाइम एक्सीडेंट हो सकती है, यानी ये मामला किसी भी टाइम फेल हो सकता है। और ये गुलामी का क्या है, नया चार्टर है। ये बात किसने कही थी, 1935 के अधिनियम के लिए नेहरू जी ने। फिर उसके बाद में आता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम, कि इस एक्ट को सड़ा गला और रद्दी के समान बताया। इन्होंने थोड़ा सा और गुस्से में हो गई है, इन्होंने कहा कि ये एक्ट तो सड़ा गला है, बिल्कुल रद्दी के समान है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो 1935 के अधिनियम को रद्दी के समान किसने बताया था, जिन्ना ने। मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने कहा कि ये ऊपर से तो लग रहा है कि लोकतांत्रिक है, लेकिन अंदर से क्या है, ये एक्ट पूरा खोखला है। तो 1935 के अधिनियम को ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला किसने बताया, मदन मोहन मालवीय ने। और सी राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली से भी बुरा बताया, यानी कि एक्ट द्वैध शासन जो प्रणाली थी उससे भी क्या है, बुरा है, ये राजगोपालाचारी ने कहा था। स्वतंत्रता के पश्चात नया संविधान लागू होने तक भारतीयों ने 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही क्या किया, शासन किया। तो ये भी बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। तो ये यहां करिए, मान के चलो कि हमने 1919 और 1935 का जो अधिनियम है, जिससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उनको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों को थोड़े से बोरिंग भी फील हुआ होगा कि सर इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये एक्ट है और एक्ट की भाषा इसी तरीके से होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, उन्हीं पर फोकस रखेंगे। हालांकि पढ़ाने में हो सकता है कि इनको 7 से 8 घंटे तक पढ़ाया जा सकता था आराम से, कि पूरा बैकग्राउंड बताया जाता है कि विश्व युद्ध में क्या हुआ, फिर उसके बाद में 1935 का अधिनियम क्यों आया, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, गोलमेज सम्मेलन क्या था, पूना पैक्ट क्या था, श्वेत पत्र क्या था, साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ लेते। लेकिन मुझे बताया कि उनका उतना ज्यादा सेंस है नहीं। हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये की गई है इस पूरी क्लास में कि पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किया जाए, ताकि इससे अगर प्रश्न आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पहले भी पढ़ी होगी और पढ़ भी रखी होगी, तो आपने 1919 का अधिनियम भी पढ़ा होगा, 1935 का अधिनियम भी पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको पढ़ करके चले जाओ, आपका अच्छा खासा काम वहां पर यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप पूरा इसका रिवीजन करना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, जो भी हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर है, साइंस टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा पूरा जो रीजनिंग है, मैथ है, सारे सब्जेक्ट अगर आप एसआई से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर ये एमसीक्यू बैच चल रहा है, उसमें SI 20 GS21 कूपन कोड यूज कर लेना। जब भी आप कोर्स परचेज करो तो ये कूपन कोड जैसे ही यूज करोगे आपको 21% वहां पर ऑफ मिल जाएगा, और इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें बातें मिलेगी। और वहां पर हमने कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप सभी लोग ये बताओ कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आप चाहते हैं कि उस पर सर बात होनी चाहिए, तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि उससे संबंधित क्लास आपके लिए ली जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।